एक दीर्घ श्वास, दीर्घ प्रश्वास. कुठल्याही ध्यानात्मक आसनात बसायचंय. त्रिवार ओंकार, गुरुवंदना. श्वास घेत ओंकाराला सुरुवात. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुवे नमः. गुरुवे नमः. सावकाश दोन्ही हातांचं घर्षण. दोन्ही हात चेहऱ्यावर फिरवायचे. सावकाश हात बाजूला. हळूच डोळे उघडायचे. हरिओम. धन्यवाद. थैंक यू पुष्पलता जी. चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. ये कहाँ तक हो गया था हमारा? मैम रिसर्च डिजाइन किए थे. हाँ, विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप सबको क्लियर है? यस मैम. ठीक है. इसमें एक ही पार्टिसिपेंट, सेम पार्टिसिपेंट अंडरगोइंग डिफरेंट कंडीशन. ठीक है. और ये था आपका विद इन ग्रुप. और बिटवीन ग्रुप में क्या था कि इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो है ये दोनों का अलग अलग होता था. ये सेम पार्टिसिपेंट पे नहीं हो रहा है बल्कि डिफरेंट पार्टिसिपेंट पे हो रहा है. जो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, एक कंट्रोल ग्रुप में है. ठीक है. यस मैम. इनोवा में बताई थी एक से ज्यादा जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है. मान लीजिए मुझे आयुर्वेदा का भी देखना है कौन ज्यादा अच्छा है, कौन सा. अगर डायबिटीज पे मुझे देखना है कि आयुर्वेदा ज्यादा अच्छा है, योगा ज्यादा अच्छा है, और एक हम कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं. एक से ज्यादा जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है तो वो एनोवा हो जाता है, जिसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं. प्योर विद इन ग्रुप ये आपका सेम है. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप प्री पोस्ट ये फॉलो अप होता है. जैसे मान लीजिए आपने 2 महीना आपने योगा कराया और तीसरे महीने आप योगा नहीं करा करके आप सिर्फ उस पे असेसमेंट टूल ले रहे हैं, मतलब वो आप अपना डी भी नाप रहे हैं. ठीक है. डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं. मतलब हमने सिर्फ मान लीजिए यहाँ पे जैसे दिया 1 महीना हमने योगा कराया, 1 महीना मैं नहीं कराई. फिर 1 महीने के बाद जो है मैं फॉलो अप ली. फॉलो अप का मतलब है कि हमने 1 महीने तक उसको योगा सेशन नहीं दिया, बस वो जो हम असेसमेंट टूल यूज कर रहे थे, डिपेंडेंट वेरिएबल को नापने के लिए जो टूल यूज कर रहे थे, उसको फिर से हम नाप के देखते हैं कि उसका असर अभी भी है या नहीं है. ठीक है. उसको हम फॉलो अप स्टडी बोलते हैं. नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपका कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, कोई वेरिएबल नहीं होता है, लोअर इंटरनल वैलिडिटी होता है. ठीक है. और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, जैसे सर्वे हो गया आपका. कोरिलेशनल डिजाइन मतलब जब हम दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. केस स्टडी जब हम एक ही आदमी के ऊपर उसके पूरे बचपन से लेके मतलब पूरा डिटेल स्टडी जो करते हैं, केस स्टडी डिजाइन बोलते हैं. ठीक है. तो इसमें काउजल रिलेशनशिप नहीं होता है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कोरिलेशनल डिजाइन है इसमें. इसमें दो वेरिएबल का डिजाइन निकल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है इसमें. ठीक है. कॉज एंड इफेक्ट क्यों नहीं है नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में? कॉज एंड इफेक्ट क्यों नहीं है? हम लोगों ने पढ़ा था ना डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल काउजल. ठीक है. तो इसमें काउजल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कोरिलेशन. इंटरवेंशन नहीं दे रहे हैं कोई भी, तो फिर कुछ एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तो नहीं आ रहा. बिल्कुल बिल्कुल सही. इसमें हम कोई इंटरवेंशन नहीं दे रहे हैं, हम इसमें कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें
कॉजल रिलेशनशिप नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट तो तभी होगा ना जब हम कोई इंटरवेंशन देंगे। मान लीजिए हम किसी को योगा दे रहे हैं, तभी तो हमें उसका पता चलेगा। जब हम उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है उस स्टडी में, तो कोई कॉज एंड इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया। ये सारे नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के एग्जांपल्स है। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, रिलेशनल डिजाइन, केस स्टडी डिजाइन। ठीक है, सर्वे। केस हाँ, बताइए। स्टडी डिजाइन नॉन एक्सपेरिमेंटल कैसे आएगा मैम? नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मतलब इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें हम कोई एक्सपेरिमेंटल, देखिए अभी क्या था, हम लोगों ने जो 3 पढ़ा, हम 3 पढ़े ना अभी। डिजाइन कौन कौन से थे? एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में क्या था? कॉजल रिलेशनशिप था, क्योंकि हम इसमें इंटरवेंशन दे रहे हैं। इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों हैं। ठीक है, और क्वासी एक्सपेरिमेंटल क्या हुआ? क्वासी एक्सपेरिमेंटल हो गया कि इसमें वेरिएबल तो है, कॉजल रिलेशनशिप तो है, लेकिन रैंडमाइजेशन नहीं है। और नो एक्सपेरिमेंटल क्या हो गया कि इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, कुछ हम इंटरवेंशन नहीं यूज कर रहे हैं। जैसे हम सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे में हम कुछ यूज कर रहे हैं क्या? आप मेरा सर्वे फॉर्म भरी, तो मैंने आपको कुछ दिया, कोई दवाई दिया हो या कुछ ये दिया हो कि आप ये सर्वे कर रहे हैं तो ये दवाई खा लीजिए, कोई इंटरवेंशन तो मैं नहीं दी उसमें आपको। तो उसको नॉन ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलते हैं। मतलब उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, उसमें हम कोई डिपेंडेंट वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता। कॉजल रिलेशनशिप क्या मतलब हो गया? जिसमें कॉज और इफेक्ट हो। हम योगा दे रहे हैं तो इफेक्ट भी चेक कर रहे हैं ना। मान लीजिए किसी डायबिटिक को हम योगा दे रहे हैं, तो हम फिर प्री पोस्ट डेटा ले रहे हैं ना उनसे, लेकिन यहाँ तो एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है नो कॉजल रिलेशनशिप बोलते हैं। और इसके अंदर जो भी आता है डिजाइन, वो आपका डिस्क्रिप्टिव डिजाइन हो गया, कोरिलेशनल डिजाइन हो गया, केस स्टडी हो गया, ये सब नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा। किसी का माइक ओपन हो गया है, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोरिलेशनल स्टडी हमने पहले भी पढ़ा है। क्या होता है कि दो रिलेशनशिप जब दो वेरिएबल्स का निकालते हैं, चाहे तो वो दोनों पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, दोनों एक साथ बढ़ेगा, यानी तो निगेटिव रिलेशनशिप होगा, दोनों एक साथ घटेगा। ठीक है, यानी तो नो रिलेशनशिप होगा, कोई रिलेशन ही नहीं है उनके बीच में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, इसमें स्ट्रेस और एंजाइटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, या मेमोरी या एग्जाम परफॉर्मेंस का दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोविड हुआ, तो कोविड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा या घटा? अगर मुझे एक स्टडी करना है कि एक वेरिएबल मैं कोविड ले ली और एक वेरिएबल मैं जॉब ले ली, तो क्या हुआ? जब जब कोविड आया, तब तब जॉब क्या हुआ? घटा। तो इस दोनों के बीच में, जॉब और कोविड के बीच में रिलेशनशिप क्या है? निगेटिव है। एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कब होता? जब दोनों एक साथ, जैसे कोविड आया तो बहुत सारी चीजें मतलब पॉजिटिव भी हुई। जैसे इन्वायरमेंटल जो है, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, रिवर सब साफ हो गया। ठीक है, तो जब जैसे जैसे कोविड का लॉकडाउन बढ़ा, जो उस तरह जो है रिवर ज्यादा साफ होते गया। तो जब दोनों एक साथ घट बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है तो निगेटिव हो गया। कोरिलेशनल स्टडी में हमेशा 3 ही तरह का स्टडी होता है, पॉजिटिव, निगेटिव या नो नो रिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो दोनों एक साथ बढ़ेगा, दोनों वेरिएबल। निगेटिव होगा तो दोनों एक साथ, एक बढ़ेगा एक घटेगा। और बाकी जो है किसी रिलेशन, मतलब कोई दो वेरिएबल है जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उसमें नो रिलेशन बोलते हैं। पॉजिटिव, निगेटिव और नो रिलेशनशिप। ये भी उसके ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल के ही पार्ट है। हाँ, ये भी नॉन एक्सपेरिमेंटल के ही पार्ट ये है। नॉन एक्सपेरिमेंटल का एग्जांपल है या फिर उसके टाइप्स हैं? नहीं नहीं, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल का, ये देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है ना डिस्क्रिप्टिव, ये एग्जांपल्स है आपके। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में आपका सर्वे है, कोरिलेशनल डिजाइन में आपका 2 वेरिएबल का रिलेशन निकाल सकते हैं आप। ठीक है, केस स्टडी डिजाइन में केस स्टडी, ये सब एग्जांपल्स है आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के। ठीक है, ओके मैम। ठीक, चलिए।
तो ये सर्वे हो गया। सर्वे आप लोगों ने किया ही है, मैं आपसे सर्वे शेयर की ही थी। ठीक है, अब जैसे सर्वे करना है कि सर्वे गैदर ओपिनियन फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस अबाउट द रिसर्च क्वेश्चन, कि अब मुझे सर्वे करना है कि सर्वे टू फाइंड आउट प्रीवलेंस ऑफ योगा प्रैक्टिशनर्स इन अ स्टेट। एक स्टेट मुझे इस पे सर्वे करना है, तो ये क्या क्यों प्रैक्टिस करते हैं, उस पे मैं कोई क्वेश्चन सर्वे में आपको जो है खुद से क्वेश्चन डिजाइन करना होता है। जो मैं आपसे सर्वे शेयर की हूँ वो मैं सारा क्वेश्चन खुद से डिजाइन की हूँ। उसमें मुझे मतलब ऐसा नहीं है कोई कोई वैलिडेटेड क्वेश्चन कहीं से उठा के मैं डाली हुई है उसमें। वो सारे के सारे मुझे जो फाइंड आउट करना है उस बेसिस पे वो खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो अब जैसे योगा प्रैक्टिशनर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्वेश्चनेयर बनाना होगा ना आपको। अब योगा प्रैक्टिस कितने एडल्ट करते हैं, तो इसके लिए भी क्वेश्चनेयर बनाना होगा आपको, क्वेश्चंस बनाने होंगे ना इसको, ये वेरिएबल्स, ये रिलेशनशिप निकालने के लिए। तो वो आपको खुद ही क्वेश्चंस बनाने होते हैं सर्वे में। ठीक है, का क्या मतलब है, गैदर ओपिनियंस फ्रॉम टारगेट ऑडियंस अबाउट? कौन सा सेकंड वाला? नो मैम, फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट सबसे ऊपर है, गैदर ओपिनियंस वाला। अच्छा अच्छा। अब जैसे टारगेट ऑडियंस, जैसे मैं आपको जैसे मैं आपको सर्वे फॉर्म जो है शेयर की थी, तो मेरा टारगेट ऑडियंस कौन कौन थे उसमें? हम लोग मैं एक सर्वे फॉर्म शेयर की थी आपके साथ, वो मेरा खुद का सर्वे है, मतलब वो खुद का मेरा रिसर्च है वो सर्वे। तो उसमें क्या था, टारगेट ऑडियंस क्या थे उसमें, किसी ने भरा था फॉर्म? मैम एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट ऐसा कुछ था ना। वेरी गुड। तो उसमें क्या था, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है उसमें तीन ये है टारगेट ऑडियंस, एक पेरेंट्स है, एक टीचर है, और एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब मुझे जो है उनके ओपिनियन से जानना है कि जो मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ उन तीनों के हिसाब से क्या ओपिनियन है। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन होता है, अगर हम कोई भी सर्वे कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मेरा वो ऑब्जेक्टिव होगा ना। रिसर्च क्वेश्चन हमने रिसर्च स्टेप में सबसे पहला पढ़ा था, जो रिसर्च टॉपिक होता है वो, उसे हम रिसर्च क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिसर्च स्टेप का सबसे पहला जो क्वेश्चन, ये सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, तो रिसर्च क्वेश्चन जो भी आप सर्वे करना चाहते हैं, वो सर्वे हम सब पे तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम बोलेंगे कि तुम भी भर दो, तुम भी भर दो, तुम भी भर दो। उसका हम एक टारगेट ऑडियंस, एक सैंपल लेके चलेंगे ना, कि जितने भी पेरेंट्स है उनको ही अलाउ है, या जितने भी टीचर्स है उनको अलाउ है, या जितने स्टूडेंट है उनको अलाउ है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट ऑडियंस हो गया। और रिसर्च क्वेश्चन कि आप किस चीज पे सर्वे करना चाहती हैं, आप वो रिसर्च किस लिए कर रही हैं, क्या पाना, मतलब क्या, कौन सा वेरिएबल पे आपको रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, तो गैदर्स ओपिनियन, ओपिनियन विचार हो गया। ठीक है, तो आपको जो मैं सर्वे फॉर्म शेयर की थी वो भी ओपिनियन सर्वे है। मैं आपका ओपिनियन ले रही हूँ कि एज ए टीचर आप क्या सोचते हैं, एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं, एज ए पेरेंट आप क्या सोचते हैं। फिर मैं वो जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, मैं उस पे आपके सर्वे के बेसिस पे, आपके ओपिनियन के बेसिस पे एक कंक्लूजन निकालूंगी। ठीक है, तो सर्वे यही होता है कि सर्वे जब भी हम करते हैं तो हमारा एक रिसर्च क्वेश्चन होगा, हमारा एक टॉपिक होगा ना कि मुझे किस पे करना है। मुझे फाइंड आउट करना है कि मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है कि दिल्ली में कितने डायबिटिक पेशेंट हैं, या कितने डायबिटिक पेशेंट योगा करते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर मैं क्वेश्चन बनाऊंगी सर्वे का। फिर मैं टारगेट ऑडियंस कौन होगा मेरा उसमें, डायबिटिक पीपल। हाँ, जितने भी डायबिटिक पेशेंट है वो हमारे मेरे टारगेट ऑडियंस होंगे, उनको भरना होगा सर्वे। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब ये आपका यही टारगेट ऑडियंस का मतलब हुआ, गेदर ओपिनियन, उनके विचारों को जानना है अपने ऑडियंस के थ्रू, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है जिसपे हम सर्वे कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है सर्वे का। ठीक है, रिसर्च का सबसे पहला स्टेप था ना रिसर्च क्वेश्चन। आ गया समझ में? यस मैम। चलिए, कोरिलेशनल स्टडी में बता ही दिया आपको कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होगा या नहीं तो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, या नहीं तो नो रिलेशनशिप होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है मुझे मान लीजिए योगा, बुद्धिज्म का योगा अलग होता है, उनका मेडिटेशन टेक्निक अलग होता है ना। और ऐसे हमारा मेडिटेशन टेक्निक अलग है। मुझे लगता है साइक्लिक मेडिटेशन को मैं कोई बुद्धिज्म मेडिटेशन टेक्निक से, ठीक है, मैं कंपेरेटिवली स्टडी करूं तो उसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी बोलते हैं।
जैसे कि कंपैरिजन ऑफ, देखिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ ना कि कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स ऑफ पीपल विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बट एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होना चाहिए लेकिन कंडीशन दोनों अलग होना चाहिए। तो कंपैरिजन ऑफ मेमोरी ऑफ गुरुकुलम स्टूडेंट वर्सेस कन्वेंशनल स्कूल स्टूडेंट। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए मेमोरी टेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ भी ये एक्सपेरिमेंट खूब हुआ है कि जो गुरुकुलम स्टूडेंट है ना, जो गुरुकुलम स्टूडेंट कौन हो गए, जो वैदिक स्कूल होता है। ठीक है, गुरुकुलम स्कूल होता है, पहले गुरुकुलम होता था ना, ऋषि मुनि राम जी लक्ष्मण जी को अपने पास बुला करके वही उनका हॉस्टल होता था, वहीं पे सारा कुछ। तो इस तरह के स्कूल जो वैदिक स्टडी कराते हैं और एक इस तरह का जो मॉडर्न स्टडी करवा रहे हैं, उन दोनों के बच्चों का मेमोरी देखना। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि हवन के पहले, हवन के बाद। ठीक है, जो गुरुकुलम बच्चों को बुलाया जाता है, जो वैदिक स्कूल में है, जो मॉडर्न पब्लिक स्कूल में है, जो मॉडर्न स्कूल में है, जो अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, उनके मतलब इस तरह का जो कंपैरिजन होता है उसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी बोलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों है स्टूडेंट ही, लेकिन इनके मेमोरी को हम टेस्ट कर रहे हैं कि किसकी मेमोरी, कौन सी लर्निंग में मेमोरी ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, गुरुकुलम स्टूडेंट का मेमोरी ज्यादा इफेक्टिव है कि जो इंग्लिश मीडियम कन्वेंशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी मेमोरी ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, इस तरह की स्टडी हुई है और आप गूगल स्कॉलर वगैरह में मैं आपको बताया भी हूँ, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की स्टडी को जब हम दो चीज को कंपेयर करते हैं तो हमारा वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है। ठीक है, यस मैम। स्टडी, केस स्टडी हो गया आपका कि एक ही पर्सन पे जब हम डिटेल स्टडी करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर और चेंजेस इन अ सिंगल पर्सन और अ फ्यू पर्संस व्हेन डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिकली दे आर कॉल्ड एज सिंगल केस स्टडी। ठीक है, एग्जांपल है इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन अ योगी हु कैन सस्पेंड हिज ब्रीदिंग फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, इस तरह केस स्टडी बहुत तरह की होती है, ऐसा नहीं है कि ये सिंगल, ये बस आपको एग्जांपल देके समझाया हुआ है, ऐसे केस स्टडी बहुत बहुत तरह की है। ठीक है, जब हम एक सिंगल पर्सन पे या ग्रुप ऑफ पर्सन पे उनके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, डेप्थ स्टडी करते हैं, तो उसको हम केस स्टडी बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब आपका रिसर्च डिजाइन 3 तरह का होता था, वो खत्म हो गया है। आज मैं रिसर्च बायस आपका पूरा कर दूंगी, कल से हम स्टैट्स पढ़ेंगे। ठीक है, बायस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे रिसर्च बायस का क्या क्या मतलब होता है? अच्छा, रिसर्च डिजाइन सबको क्लियर है ना? यस मैम। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बाकी देखिए जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें और भी क्लियर होगा आपका, जब हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे इससे तो। ठीक है, ये बताइए रिसर्च बायस किसी ने सुना हो, किसी को पता हो? मैम मतलब हमारे रिसर्च में कोई किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से जो हाँ, रिजल्ट एग्जैक्टली सही नहीं आता है जो आना चाहिए। बिल्कुल कुछ सही सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बायस मतलब हो गया जो गलतियां करते हैं ना हम रिसर्च में, और शुरू से लेके अंत तक गलतियां होती है, ऐसा नहीं है, कभी भी हो सकता है, पब्लिकेशन के टाइम पे हो सकता है, सैम्पलिंग के टाइम पे हो सकता है। ठीक है, तो उसको रिसर्च बायस बोलते हैं। ठीक है, जो हम गलतियां करते हैं रिसर्च में, जब हमारा रिसर्च जो है, जब उस बायस के कारण हमारे रिजल्ट पे दिक्कत आती है, रिजल्ट हमारा सही नहीं आता है, तो उसको हम रिसर्च बायस बोलते हैं। और पूरे स्टडी में शुरू से लेके अंत तक बायस कहीं पे भी हो सकता है, बहुत तरह के बायस होते हैं, रिसर्च बायस। ठीक है, तो अभी हम लोग वही स्टडी करेंगे कि रिसर्च बायस होता क्या है। ठीक है, मैम ये कंपाउंडिंग फैक्टर्स को भी हम रिसर्च बायस कह सकते हैं? नहीं, कंपाउंडिंग फैक्टर्स देखिए क्या हुआ, कंपाउंडिंग वेरिएबल और रिसर्च बायस में कंफ्यूज मत होइएगा। कंपाउंडिंग वेरिएबल्स जो है, ठीक है, वो एक पार्टिकुलर वेरिएबल है, मतलब वो अगर जैसे मैं आपको बताई थी कि अगर कोई स्लीप पे कर रहा है तो उसको कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है सोने के लिए, तो वो एक कंपाउंडिंग, वो एक वेरिएबल है। बायस कभी भी हो सकता है, बायस कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो क्लियर होगा ये सारी चीजें। कंपाउंड देखिए, इसको वेरिएबल से आप कंफ्यूज मत होइएगा, वेरिएबल अलग है, रिसर्च बायस अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके मैम। मैम कभी हम ऐसे मैनिपुलेट करके कंक्लूजन तक जाएंगे तो भी बायस बोल सकते हैं या ऐसे नहीं? बायस कहीं भी हो सकता है, देखिए अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बायस कहीं पे भी, पूरे शुरू से लेकर के अंत तक के स्टडी में बायस, इवन पब्लिकेशन में भी बायस हो जाता है।
ठीक है, इसका एक ही इलाज है बायस को दूर करने का कि आपको अपने पेपर में, अब जैसे होता है ना गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, उसमें लिख देते ना कि भैया खाओगे तो कुछ ना कुछ तुमको प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम उसका बायस कैसे हटाते हैं, उसको लिख दिए कि खाओगे तो ये हानिकारक है तुम्हारे लिए, अब तुम्हारी मर्जी तुम खाओ या ना खाओ। उसी तरह हमें क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ स्टडी में लिखना पड़ता है। अगर हमें पता है कि मेरा रिसर्च बायस हो गया है, ठीक है, किसी भी स्टेज पे जा करके, तो हमें पेपर में लिखना पड़ता है लिमिटेशन ऑफ माय पेपर में। लिमिटेशन एक टॉपिक आता है, जब आप पेपर पढ़ेंगे ना तो लिमिटेशन पढ़िएगा, तो हर पेपर के लिमिटेशन में आपको बायस मिलेगा, ठीक है। मैम तो उसको ये हम मैम ये स्टार्टिंग में जो डेटा कलेक्शन होता है टिल जैसे रिसर्च डिजाइन टिल अप टू लास्ट, तो कहीं पे भी हो सकता है ये बायस, है ना? बिल्कुल मतलब बिल्कुल किसी कहीं भी भी हो मतलब सकता है। उसमें भी। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायस हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स, देखिए कंपाउंडिंग फैक्टर्स है, वेरिएबल मत समझिएगा इसको, ठीक है। कंपाउंडिंग फैक्टर्स है, ये रिसर्चर के ऊपर है। समटाइम्स क्या होता है, रिसर्चर नो कंट्रोल देम, हमें पता होता है और हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे ये फैक्टर हो रहा है जिसके कारण मेरा रिजल्ट गड़बड़ आएगा या नहीं तो मेरे रिजल्ट पे इफेक्ट डालेगा, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। रिसर्चर डू नॉट नो एंड सो कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है। बहुत बारी क्या होता है कि हम जानते हैं तो अगर कंट्रोल करने लायक हुआ तो हम कंट्रोल करते हैं। अब मान लीजिए जब हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए, तो बस वही तरीका है कि आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि हाँ मेरे स्टडी में ये लिमिटेशन है मेरे स्टडी का, ठीक है। आपको पेपर में लिखना होता है कि जब मैं ये कर रही थी, यानी तो देखिए आप जान रहे होते हैं कि ये गलती हुआ है, दिख रहा होता है आपको, ठीक है, और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो आपको पेपर में मेंशन करना होता है। और यानी तो ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही नहीं हो कि कहाँ से बायस्ड आ रहा है, कैसे बायस्ड हो गया आपका रिसर्च, या आपको पता हो लेकिन फिर भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर है। मैम हाँ मैम इसका मतलब है कि जैसे मैंने एमए में प्रोजेक्ट किया था तो त्राटक लिया था, तो बच्चों को त्राटक दिया था 45 डेज के लिए, तो उसके बीच में उनके एग्जाम्स आ गए तो बच्चों की संख्या कम हो गई, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकी, तो वो हो सकता है क्या फिर कॉन्फाउंडिंग फैक्टर में आएगा क्या वो? कंपाउंडिंग फैक्टर में देखिए वो ड्रॉप आउट हो गया, उसको ड्रॉप आउट बोलते हैं रिसर्च में। जैसे मान लीजिए कि मैं पहले से स्टडी जो है 50 बच्चों पे 30 बच्चों पे कर रही थी, ठीक है, 15 + 15 पे। क्या हुआ जब छुट्टियां आई, जब 25 दिसंबर आया, तो बहुत सारे बच्चे हॉस्टल छोड़ के चले गए घर अपने, ठीक है, पहले ही चले गए, मतलब कॉलेज बंद होने के पहले ही चले गए। तो क्या हुआ, ड्रॉप आउट हो गया। जो चले गए उनका मुझे पोस्ट डेटा नहीं मिला ना, वो तो प्री डेटा भर के चले गए, हाँ हाँ। उसको ड्रॉप आउट बोलते हैं। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि जब भी हम सैंपल साइज लेते हैं तो हमें ज्यादा सैंपल साइज लेना चाहिए, क्योंकि हर सैंपल में ड्रॉप आउट जरूर होता है, चाहे आप कहीं का भी सैंपल ले उसमें ड्रॉप आउट होना ही है, ठीक है, उसको ड्रॉप आउट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी सारा कुछ पढ़ेंगे हम आगे। बस मैं आपको बता दी कि बायस का दूर करने का यही तरीका है कि आपको अपने पेपर में लिखना होता है कि ये बायस्ड हो गया है और ये मेरा लिमिटेशन ऑफ स्टडी मेरा ये है। जब भी आप लिमिटेशन पढ़ते हैं तो लिमिटेशन का मतलब ये है कि उस स्टडी में कुछ गड़बड़ हुआ है, उसमें वो और अच्छा हो सकता था, रिजल्ट और अच्छा आ सकता था अगर उसके पेपर में ये लिमिटेशन नहीं होता, ठीक है। बस यही एक तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया तंबाकू बोला जाता ना, कि तंबाकू पे गवर्नमेंट ने लिख दिया कि जो है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बस उनका काम पूरा हो गया। अब जो खा रहा है उनको पता है कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खा रहे हैं ना। बस रिसर्च में भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे पता है कि मेरा रिसर्च बायस्ड हो गया है, लेकिन आपको लिमिटेशन में लिखना होता है कि हाँ ये जो मेरे रिसर्च में हो सकता है कि रिजल्ट और ज्यादा अच्छा होता, या हो सकता है कि रिजल्ट जो आया है वो इफेक्टिव नहीं आया है, तो इसका रीजन ये है, ठीक है। और बहुत बारी में तो हमें पता ही नहीं होता, कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो उस समय हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसका कोई वे आउट ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ बायस क्या क्या है, सिलेक्शन, ऐसे बायस बहुत तरह का होता है। अगर आप अपने नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती है, बायस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे देती है, नेट से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है। ये आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि सिलेक्शन बायस है, कि ये रिकॉल बायस है, कि ये मेजरमेंट बायस है, कि पब्लिकेशन बायस है। इस तरह का क्वेश्चन मैं नहीं देखी हूँ आज तक रिसर्च वाले क्वेश्चन में,
ठीक है, तो बायस क्या है बस आपको ये पता होना चाहिए, और ये कैसे हम दूर, कोई भी रिसर्चर बायस को कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है। मैम से समझ सकते हैं क्या कि मतलब जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च से रिलेटेड कुछ जो भी मतलब इफेक्टिव है नहीं है या प्रॉब्लम्स जो भी आएंगी तो उसी को मतलब शो करने के लिए, मतलब जैसे डिस्क्लेमर वगैरह भी होता है चीजों में। देखिए क्या होता है, देखिए क्या क्या होता है, जब भी हम, जैसे कि मान लीजिए मेरे यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि सिर्फ लड़कियों पे रिसर्च हुआ था। उसका जो टॉपिक था वो ऐसा कोई टॉपिक नहीं था कि सिर्फ जो गर्ल्स स्टूडेंट है उसी पे करना है, लेकिन उसको सैंपल ही क्या हुआ, सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट का मिला, सिर्फ फीमेल्स का ही मिला। ठीक है, तो उसका रिसर्च क्या हो गया, बायस्ड हो गया ना, क्योंकि ये जेंडर बायस हुआ। जेंडर बायस मीन्स कि उसमें मेल फीमेल दोनों को इंक्लूड करना था आपको, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ फीमेल को इंक्लूड किया, किसी भी रीजन से, चाहे वो आपको मतलब मिला नहीं होगा सैंपल, किसी भी रीजन से जो भी हुआ, लेकिन ये रिसर्च बायस्ड हो गया। तो आपको उसमें लिमिटेशन में लिखना होगा कि ये जो है मेरी स्टडी जो है सिर्फ लड़कियों पे हुई है, तो ये हो सकता है कि ये रिजल्ट जो है लड़कों पे डिफरेंट आए। ठीक है, तो वो जेंडर बायस हो गया। तो बायस बहुत तरह का होता है, ऐसा नहीं कि जितना बायस मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ ये उतना ही बायस है। बायस कहीं भी हो सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो बायस कैसे हो रहा है। सैम्पलिंग में भी बायस दिखा रहा है ना ये, कि बायस एट सैम्पलिंग स्टेज कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, कैसे अवॉइड करना है। यस मैम। ठीक है, लेकिन क्या होता है ये सब, देखिए पढ़ने की चीजें हैं। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो हमें थ्योरी के हिसाब से नहीं, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना पड़ता है। यस ठीक है, मैम। तो वो प्रैक्टिकली डिसीजन लेने के चक्कर में बायस्ड हो जाता है स्टडी। अब जैसे मान लीजिए किसी को अगर अब किसी को जैसे मान लीजिए फीमेल स्टूडेंट ही मिले, स्कूल ने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, अगर आपको करना है तो इसी पे करना होगा, तो हमारे पास उसके पास कोई चारा नहीं है ना, हमें सैंपल ही नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास जो मिल रहा है हम तो उसी पे करेंगे। ठीक है, तो मैम हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बायस के लिए पूछा कि हाँ कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, क्या ऐसा भी होता है कभी कि उसने नोटिस ही नहीं करा कि उसके रिसर्च में क्या बायस है, हाँ और हाँ फाइनल जब एनालाइज हुआ डेटा हम्म। तो रिसर्च क्या वो इनवैलिड हो जाएगा या? नहीं नहीं, देखिए रिसर्च कभी भी वैलिड इनवैलिड नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि रिसर्च वैलिड या इनवैलिड है। एक्चुअली होता क्या है कि आपको ना मेंशन, अगर आपको पता चल गया है कि ये रिसर्च बायस्ड हो गया है, तो आपको बस मेंशन करना होता है अपने पेपर में, लिमिटेशन में आपको डालना पड़ता है कि देखो भाई ये हो रहा था, ये मुझे करना था, लेकिन यहाँ बायस्ड हो गया, तो ये हो सकता है ये मेरे जो रिजल्ट आया है मे बी ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं हो, जो मेरा हाइपोथेसिस में प्रूव करना चाह रही थी, हो सकता है इस बायस्ड के कारण उस पे अदर, मतलब फिर हम क्या बोलते हैं कि फ्यूचर स्टडी में जो है, ये जो लिमिटेशन ऑफ स्टडी है, अगर कोई फ्यूचर स्टडी इसको कंटिन्यू करना चाहता है तो फ्यूचर स्टडी में इसको पता कर सकते हैं। आप लिमिटेशन पढ़िएगा, हर पेपर के लिमिटेशन में आपको कहीं ना कुछ मिलेगा कि जो रिसर्चर जो है उसको मैम मेंशन करना होता है। हाँ फिर वो पेपर पब्लिश होगा? बिल्कुल बिल्कुल होता है। मैं आपको इसीलिए तो तंबाकू का एग्जांपल दी ना, आपको पता है कि वो हार्मफुल है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं ना, उसमें तो उन्होंने लिख दिया है कि हार्मफुल है, फिर भी लोग खा रहे हैं ना। उसी तरह जो है रिसर्च में क्या है, आपको अपना अगर पता चल चुका है कि आपका रिसर्च बायस्ड हो गया है या किसी भी तरह में किसी भी स्टेज पे, तो आपको उसमें लिखना होगा, आपको डिक्लेरेशन देना होगा लिमिटेशन ऑफ स्टडी में कि ये स्टडी में ये प्रॉब्लम हुआ। मतलब ये जो है, जो लिमिटेशन का क्या मतलब हो गया कि कहीं पे आपका स्टडी लिमिट हो रहा है, वो चीज आपको लिखना है कि आपका सैंपल साइज छोटा था। ठीक है, या जैसे मैं आपसे सर्वे ली तो इसको रिकॉल बायस बोलते हैं। सर्वे में क्या हुआ कि व्हेन पार्टिसिपेंट प्रोवाइड इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन व्हाइल रिकलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको सर्वे फॉर्म दी, हो सकता है उस समय आप कुछ गुस्से में हो, ठीक है, हो सकता है कि आप जो भी फिल तो कर दी, लेकिन हो सकता है कि वो आपका जो है ओपिनियन ऐसा नहीं हो, उस समय मूड आपका, बोलते हैं ना एग्जामिनेशन में कि एग्जामिनेशन पेपर चेक करने वाले का, एग्जामिनर का मूड जो है अच्छा नहीं होगा, तभी मेरे पेपर में इतना नंबर आ गया, इतना कम मार्क्स आया है। तो उसी तरह इसको रिकॉल बायस बोलते हैं। तो ये सब बायस हमें दिखेगा ही नहीं। अब मान लीजिए कि
अब मैं क्रॉस चेक करना पॉसिबल है? अगर मैं 3, अभी यहाँ पे बोला है कि हाउ टू अवॉइड क्रॉस चेक रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन, क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं 3000 लोगों से क्रॉस चेक करूं कि भाई तुमने जो इन्फॉर्मेशन भरा है वो सही भरा है कि नहीं भरा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये नहीं है ना। तो बहुत बारी क्या होता है कि थ्योरी तो दिया रहता है, ठीक है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर मैं सोचूं कि हो सकता है कि मेरा सर्वे 3000 लोगों ने मतलब भरा है, तो पॉसिबल है कि मैं 3000 लोगों से क्रॉस चेक करूं कि तुम बताओ क्या भरे थे, तुम बताओ क्या भरे थे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है मेरे लिए। तो इसको जो है थ्योरी में तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारा चीज होता है जो आपको जाने अनजाने में, बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपका रिसर्च बायस्ड हो गया है, लेकिन हो सकता है कि कल को वही रिसर्च आगे जाके कंटिन्यू करे कोई, तो उसमें आ सकता है कि ये रिसर्च जो है एक्यूरेट नहीं हुआ, ठीक है, या इस रिसर्च में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि रिसर्च बार बार हो रहा है ना आपका रिसर्च, इसलिए तो बोलते हैं इसको। इतनी सारी प्रैक्टिकली प्रॉब्लम होती है, तभी तो रिसर्च वर्ड दिया गया है ना, कि एक ही चीज को हम बार बार चेक कर रहे हैं कि वो कितना रिलायबल है और कितना वैलिड है, ठीक है। तो मैम ये हमारी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को काफी इफेक्ट करता होगा जो बायस होता है रिसर्च, तो है ना? बिल्कुल हो जाता है। एक्चुअली आप जब इतना बड़ा रिसर्च करती है ना कहीं हो जाती है, जाने अनजाने। मैंने कहा ना कुछ कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हमें दिख ही नहीं रही है, कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हमें दिख रही है, हम उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो हमें देखना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें ही रिकॉल बायस दिया है, थ्योरी में तो इन्होंने लिख दिया कि इसको अवॉइड कैसे करते हैं, लेकिन जिसका सैंपल सही भरा होगा, क्या पॉसिबल है कि कोई क्रॉस चेक करे इसको? ठीक है। तो ये हम नहीं कर सकते जब हमारा सैंपल साइज बहुत बड़ा हो। तो बस ये हम पढ़ लिए, एग्जाम में पास कर गए कि इसको अवॉइड कैसे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है जब आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा हो तो, ठीक है। तो ये चीज है कि प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज हम एज ए रिसर्चर जो है मैं देखती हूँ कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। थ्योरी तो पढ़ लेते हैं हम, लेकिन उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना बहुत जगह पे पॉसिबल, क्योंकि हम दूसरे के लिए, अब मुझे स्कूल में करना है तो अब मैं थोड़ी ना प्रिंसिपल मैम को बोलूंगी कि भैया मैं तो थ्योरी में ये पढ़ के आई हूँ, तुम मुझे ये करने क्यों बोल रही हो? पॉसिबल है इस तरह बोलना? मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि हाँ मैम मुझे ऐसा करना है, अगर आप ऐसा करवा देंगी तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो मना करती हैं तो क्या मैं उनके अगेंस्ट जाऊंगी? क्योंकि मैं तो उनके स्कूल में ही कर रही हूँ। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है कि जो चीज आप पढ़ के आए हैं, अगर वहां पे अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर आपको उसी एनवायरमेंट में काम करना पड़ता है, ठीक है। हम उनसे झगड़ा नहीं कर सकते कि भैया हम तो ये पढ़ के आए थे और आप मुझे ये नहीं करने दे रही है तो मैं नहीं करूंगी, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकली, बहुत सारी चीजों को देखते हुए हमें काम करना होता है। तो हम बहुत बारी क्या होता है कि जो थ्योरी पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है पॉसिबल, ठीक है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मैं आप लोग को बोली थी सर्वे फॉर्म भरने के लिए, लेकिन सिर्फ 10 से 15 लोगों ने ही सर्वे फॉर्म भरा है, तो मैं आपके साथ जबरदस्ती करूंगी कि नहीं आपको पेरेंट्स से भी भरवाइए, आप स्टूडेंट है स्टूडेंट भी भरिए? नहीं कर सकती हूँ ना, तो मेरा लिमिटेशन है वहां पे, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह से जो है आप जब प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन आता है उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो हमें उन सब चीजों को देखते हुए काम करना होता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आपको दिख रहा है कि बायस्ड हो गया है तो उसको मेंशन जरूर कीजिए अपने पेपर में, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम। तो इस तरह जी मैम। बहुत सारा, हाँ, इस तरह के बहुत सारी जो है ना बायस्ड है, इस तरह मतलब बहुत तरीके के बायस मेजरमेंट में भी हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई हम इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को भी भेजा जाता है एज अ रिसर्चर की, जब यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट आता है तो बहुत बारी जो शुरू में हम लोग भी जाया करते थे। अब मान लीजिए मुझे एपरेटस ही यूज करना नहीं आता है, जो एपरेटस में यूज कर रही हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल को नापने के लिए, जो मशीन में यूज कर रही हूँ वो चलाना भी तो आना चाहिए। अब मान लीजिए मुझे आता ही नहीं आता है, मैं जानती नहीं हूँ और मुझे वहां बैठा दिया गया है कि भैया तुम उसको चेक करो, तो क्या होगा? उसमें बायस्ड होगा ना वो फिर, जो मैं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, मुझे तो जो दिख रहा है, मुझे नापना कुछ और था, मैं लिख कुछ और रही हूँ, तो इसमें क्या होगा? मेजरमेंट बायस आएगा ना, ठीक है। या मान लीजिए हो सकता है जो इंस्ट्रूमेंट में यूज कर रही हूँ वही ठीक नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो ये सब जो लिखा है ना कि हाउ टू अवॉइड,
चेक इंस्ट्रूमेंटल कैलिब्रेशन, एम्प्लॉय ट्रेन टेक्नीशियन, रिसर्चर टू बी ट्रेंड। तो हमारे पास जब आप रिसर्चर बनते हैं तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है इंस्ट्रूमेंट यूज करने का। तो पॉसिबल है कि आपको सारा इंस्ट्रूमेंट चलाना आए, यानी तो आप लैब में बैठिए, पूरे जो है 6 महीने लैब में बैठ के देखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा काम करता है, पहले इंस्ट्रूमेंट को समझिए, फिर अपना रिसर्च सोचिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें है, ये इसको जो है हम मेजरमेंट बायस बोलते हैं। ठीक है, जब मेजरमेंट लेने में कोई गलती होती है तो उसको मेजरमेंट बायस बोलते हैं। ठीक है, पब्लिकेशन बायस जब हम पब्लिकेशन के लिए देते हैं, जब हमारा रिसर्च पूरा हो जाता है, मान लीजिए जैसे मेरा पायलट स्टडी पूरा हो गया, ठीक है, और मैं कोई बायस ड्यूरिंग पब्लिकेशन फेज, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, इनकरेक्ट यूज ऑफ स्टैटिस्टिक एंड रॉन्ग क्लेम। ठीक है, तो पब्लिकेशन क्या होता है, पब्लिकेशन क्या होता है, किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर दीजिए, किसका माइक ऑन है। आप म्यूट कर दीजिए। मैम पब्लिकेशन के टाइम पे जो भी गलती होती होंगी, हाँ, जैसे मान लीजिए कि मेरा पायलट स्टडी पूरा हो गया, मैं अब पब्लिकेशन के लिए जा रही हूँ, तो पब्लिकेशन में हो सकता है कि मैंने गलत स्टैटिस्टिक यूज कर लिया हो। अभी स्टैटिस्टिक पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है, तो हो सकता है मेरी रिपोर्टिंग जो है, अब इसको अवॉइड करने का तरीका बोला है कि रिपोर्टिंग एज पर द ओरिजिनल प्रोटोकॉल, तो मुझे वो लिखना होगा। ठीक है, अगर मैं नहीं लिखूंगी तो ओपन डिफेंस के समय जो एक्सटर्नल आते हैं, जो हमारा थीसिस चेक करते हैं, वो हमसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। देखिए, है ना, इसका तरीका है, व्हाट वी न्यू एंड कुड नॉट अवॉइड वी शुड रिपोर्ट। रिपोर्ट मीन्स लिखना होता है आपको पेपर में, अपने पब्लिक जो भी पेपर आप जो है पब्लिश कराने वाले, जिस भी जर्नल में करवाने वाले हैं, आपको रिपोर्ट करना है कि हाँ, ये मुझे ये टेस्ट नहीं लगाना था, ये पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना था, मैंने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगा। तो ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट करनी होती है। अगर आपके सामने ही आप समझ रहे हैं कि ये बायस हुआ है, आपका रिसर्च बायस्ड हो गया है, तो आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, आपको लिखना है उस चीज को। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल इसमें दिखा है, मेथड ऑफ कंट्रोलिंग बायस, रेंडमाइजेशन है, मैचिंग है, रिस्ट्रिक्शंस है, ब्लॉकिंग है, क्रॉस ओवर डिजाइन है। तो ये सब कुछ तरीका है कि बायस को कंट्रोल करने का, लेकिन इसके बाद भी कभी कभी बायस हो जाता है। ये सब थ्योरी है, थ्योरी पढ़ के रखिए, अगर आप कल को काम करेंगे तो आपको समझ मतलब ध्यान रहेगा। तो बायस में क्या क्या है, रेंडमाइजेशन में आपको बता ही दी थी कि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ सेम एज ग्रुप, सेम जेंडर मीन्स जो है वो रेंडमाइजेशन, मतलब रेंडमली जो है आपको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में आपको अपने पार्टिसिपेंट को डालना होता है। ठीक है, मैचिंग है, रिस्ट्रिक्शन अभी आगे आपको सब बता देती हूँ। रेंडमाइजेशन है ही रेंडमली एलोकेटिंग पार्टिसिपेंट इनटू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, देयर बाय इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपाउंडिंग वेरिएबल्स। तो ऐसा बोला गया है कि अगर हम रेंडमाइजेशन करते हैं तो भी हम बायस को कम कर सकते हैं, हमारे स्टडी में बायस नहीं हो सकता है। मैचिंग क्या होता है, two groups are matched for various compounding factor in order to make the group as similar as possible. ठीक है, अब जैसे मैं बताई थी ना जनरल मैचिंग, फॉर एग्जाम्पल इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इफ देयर आर 20 मेल्स एंड 30 फीमेल्स, देन इन कंट्रोल ग्रुप also we get 20 males and 30 females. This is gender matching. अभी मैं आपको बोली थी ना कि अभी हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसर्चर है जिसने सिर्फ फीमेल पे कर लिया, तो उसका रिसर्च बायस्ड हो गया ना। ठीक है, तो ये जो है जनरल बायस, लेकिन इसमें इसी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे मैचिंग करके बताया गया है आपको। ठीक है, कभी भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें मेल फीमेल दोनों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि दोनों से रिजल्ट अलग अलग आता है। restricting participate to involve in the study based on certain important criteria which need to be concluded. अब देखिए, जब हम रिसर्च डिजाइन करते हैं ना, तो रिसर्च डिजाइन में हम कुछ इंक्लूजन क्राइटेरिया बनाते हैं, कुछ जो है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाते हैं। ठीक है, जब हम रिसर्च डिजाइन करते हैं तो कि जो मेरे रिसर्च में क्या क्या मुझे इंक्लूड, जो मेरा सैंपल होगा वो सैंपल में मैं क्या क्या इंक्लूड करूंगी, और ऐसा सैंपल में मैं क्या क्या एक्सक्लूड करूंगी। तो जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है, इसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं ना, तो सैंपल सेलेक्ट करने के पहले, मतलब जब हमारा सैंपलिंग हो जाता है, तो हम उसमें देखते हैं कि हम अगर मान लीजिए जैसे कि इसमें है एक्सक्लूजन ऑफ डायबिटिक विथ रेटिनोपैथी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पे
जैसे इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल पे एक्सक्लूजन ऑफ डायबिटिक्स विथ रेटिनोपैथी, तो जो भी हमारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है हमें स्क्रीनिंग करना होता है पहले ही, इंटरवेंशन देने के पहले हमें सैंपल का स्क्रीनिंग करना होता है कि जो भी हमारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है वो ना हो उसमें, सिर्फ इंक्लूजन क्राइटेरिया पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो इसको रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं रिसर्च के टर्मिनोलॉजी में, कि हम एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो भी हमने चुना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को योगा सेशन दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए, जिसको भी आप योगा सेशन दे रहे हैं रिसर्च में, अगर वो ऑलरेडी योगा ना कर रहे हो या उन्होंने कभी भी योगा ना किया हो, तो ये हो गया ना एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। क्या होगा, अगर हम किसी को योगा इंटरवेंशन दे रहे हैं तो अगर वो पहले से योगा कर रहा होगा तो आप कैसे पता कीजिएगा कि कौन सा योगा इफेक्टिव है, जो मैं उनको दे रही हूँ या जो पहले से कर रहे हैं। तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे पहले से योगा कर रहे हैं या जिस स्कूल में योगा हो रहा है हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो जो पहले से ऑलरेडी योगा कर रही है, जो स्कूल योगा करा रही है, वैसे स्कूल में या वैसे बच्चे को हम इंक्लूड नहीं, उस स्टडी में इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड कर देते। तो स्क्रीनिंग में हमें बच्चों से पूछना होता है कि अगले 6 महीने तक उसने योगा तो नहीं किया है, तो उसको रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है वही जो है आपका रिस्ट्रिक्शन हो गया स्टडी में। तो इस तरह भी हम बायस को कम कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉकिंग हो गया कि मान लीजिए कोई आप स्टडी कर रही हैं, ठीक है, तो उसको ब्लॉकिंग हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रही हैं और आपको लग रहा है कि आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए एडोलेसेंट का ही ले लीजिए कि आप 10 से 19 साल के बच्चों का कर रही हैं। ठीक है, तो आप ब्लॉक्स बना के कर रही हैं। ब्लॉक्स बना के करने का मतलब हुआ कि अर्ली एडोलेसेंट, मिडिल एडोलेसेंट और लेट एडोलेसेंट, इन तीनों का आपने ब्लॉक बना लिया। उसके बाद आप इंटरवेंशन दे करके चेक कर रही हैं कि जो आप योगा दे रही हैं वो किस पे ज्यादा असर हो रहा है। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, ये ब्लॉक किसको बोलते हैं, ब्लॉक जो है बहुत सारे रिसर्च में हम लोग एक होमोजीनस मतलब क्या होता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक। जब हम सेम कैरेक्टरिस्टिक पे एक ग्रुप बना के काम करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है हम सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम लोग ब्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उस तरह भी करने से क्या होता है, हमें हमारा जो बायस्ड है वो रिसर्च में नहीं हो। ये भी एक तरीका है, ब्लॉकिंग भी एक तरीका है आपका बायस्ड हटाने का या कम करने का। ठीक है, ठीक है, तो ये सेकंड वाला, इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसको एक बार बता दीजिए, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लॉक्स। ब्लॉक का समझ में आ गया, जो सब ग्रुप ऑफ होमोजेनस। ब्लॉकिंग क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लॉक बेस्ड ऑन कंपाउंडिंग फैक्टर्स एंड देन स्टैटिस्टिकली कंट्रोल देयर इन्फ्लुएंस। जैसे कि मान लीजिए आप जो ब्लॉकिंग, ये प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो आपको ये कंपाउंडिंग फैक्टर का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ब्लॉक हमने, इसलिए यहाँ पे होमोजीनस कैरेक्टर लिखा है, हेट्रोजीनस नहीं लिखा है। ठीक है, कि हमें जब भी हम ब्लॉक्स बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें कोई कंपाउंडिंग फैक्टर नहीं है। क्योंकि ब्लॉक्स, मान लीजिए अगर मेरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 30 बच्चे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 30 बच्चे हैं और मैंने 10 बच्चों का 10-10 का ग्रुप बना दिया, तो ग्रुप कुछ ऐसा होना चाहिए कि मीन्स ग्रुप में होमोजिनिटी होना चाहिए। जो हम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एज ग्रुप का बना दिया या एक ही क्लास का बना दिया। ठीक है, रैंडमाइजेशन वाली बात यहाँ पे भी आ रही है आपकी। ठीक है, ऐसा नहीं होना, ब्लॉक बना देंगे उसके बाद कैसे कंट्रोल करें? हाँ, ग्रुप बनाने समय ऐसा नहीं है कि ग्रुप ए में सिर्फ लड़कियों को डाल दिया, ग्रुप बी में सिर्फ लड़कों को डाल दिया, फिर तीसरे ग्रुप में लड़के लड़की को। मतलब जब भी हम ग्रुप बनाए तो उसमें होमोजिनिटी होना चाहिए। जब भी हम ब्लॉक्स बनाए अपने इसका, तो उसमें होमोजिनिटी होना चाहिए। तो उसको ब्लॉक बना लिया, उसके बाद मतलब कैसे हम उसको, वो डिक्रीज कैसे हो रहा है, मतलब बायस उसमें बायस्ड हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कंपाउंडिंग फैक्टर्स, देखिए जो आप ब्लॉक्स बना रही हैं, आप एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से ब्लॉक बना रही है ना। जैसे 30 बच्चे हैं मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ठीक है, और 30 बच्चों का 10-10 का आपको ब्लॉक बनाना है। तो 10-10 के ब्लॉक में आपको ये ध्यान, बहुत सारी चीजों का ध्यान रख के करना होगा। जैसे मान लीजिए 3 क्लास आप ले रही है, 7th 8th 9th मिला करके आपके 30 बच्चे हुए।
ठीक है। तो 30 बच्चों में ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक ग्रुप में 8 आ गया, एक ग्रुप में आपने 7 बना, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आपको ब्लॉक्स बनाना है। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। अगर मुझे टॉपिक पता होता तो मैं उस पर अच्छे से आपको बता देती। मैम ब्लॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे वो बता दीजिए, मुझे समझ नहीं। ब्लॉक्स बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि किस ब्लॉक में, मतलब जो हमने अब जैसे कि मान लीजिए जो होमोजीनस, जैसे कि मान लीजिए आपने ब्लॉक बना लिया। अब ब्लॉक बनाने के बाद आपको ये चेक कर रहे हैं कि किस वाले ब्लॉक में, ठीक है, किस वाले ब्लॉक में जो मैं योगा इंटरवेंशन दे रही हूँ ज्यादा इफेक्टिव है, कम कम इफेक्टिव है, कि बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। ब्लॉक जो आपको बनाना है वो सेटन, जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, मैम तो हमने जो जैसे भी देख लिया कि इसमें इस वाले ब्लॉक पे ज्यादा इफेक्टिव है, उसके बाद फिर उसके बाद बस वही आपका स्टैटिस्टिकल ये रहता है ना, एनालिसिस होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ही पता चलता है ना कि जो आपने ब्लॉक बनाया है। बहुत सारा स्टडी, जैसे जो मेरा भी स्टडी है वो ब्लॉक वाइज ही है, ये ब्लॉकिंग स्टडी है मेरा भी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि वो देखना होता है कि जो आप योगा इंटरवेंशन दे रही हैं, ठीक है, वो उसका क्या असर हो रहा है। जो आपको सोच के दिमाग में काम कर रही होंगी ना, जो आपका रिसर्च टॉपिक है, वो कुछ ना कुछ आप दिमाग में लेके जो आप ब्लॉक्स बना रहे हैं, वो कुछ ना कुछ आपके मन में होगा ना, कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस होगा, तभी तो आप वो ब्लॉक्स डिजाइन कर रही है ना। ओके मैम, ओके। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी टॉपिक, आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। ब्लॉग्स ऐसे नहीं कि हम सारी रिसर्च में ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए आपके लिए सैटर्न क्वेश्चनेयर भी होना चाहिए, मतलब उस तरह का आपका रिसर्च डिजाइन होना चाहिए कि जब आपको ब्लॉग्स बनाना हो ना, तो एक रिसर्च डिजाइन भी आपका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही आपको देखना है। इसलिए तो बोलते हैं कि जो आपका जो प्लानिंग प्रोसेस है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो है लिमिटेशंस बहुत है इन सारी चीजों में। ठीक है। तो आपको जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक रैंडमाइजेशन बेस्ड ऑन जेंडर एग्जांपल दिया हुआ है ना, कि जैसे मान लीजिए कि लड़के लड़की पे ही कर लेते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि कौन ज्यादा इफेक्टिव योगा कर रहा है, लड़का कर रहा है कि लड़की कर रही है। तो एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से कुछ निकला ना कंक्लूजन। तो डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है, आपको खोजना क्या है रिसर्च में। ठीक है। आप ब्लॉग क्यों क्यों बनाना चाहती हैं, क्या तो पर्पस मैम है फिर हम ब्लॉग? मतलब अपने रिसर्च में बाद में दिखा सकते हैं कि मतलब फीमेल्स आर हैविंग मोर इफेक्ट और मेल्स आर हैविंग मोर इफेक्ट बिल्कुल ऑफ बिल्कुल। हम्म। ओके 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 मैम। तो ये इसलिए हम ब्लॉग्स बनाते हैं। तो ब्लॉग्स बनाने के लिए भी जो है आपको एक सेटन, मतलब सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका रिसर्च डिजाइन कैसा है, आपका रिसर्च टॉपिक कैसा है। ठीक है। जी मैम। क्रॉस ओवर डिजाइन, देखिए ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा, मतलब ये सब बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे क्या होगा कि मैं आपको जो है कल से मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना शुरू करूंगी कि डिस्क्रिप्टिव, इन्फरेंशियल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मीन मीडियन सब मोड सबको क्लियर है? यस मैम। क्या होता है मीन मीडियन मोड? मैम आई थिंक मीन तो होता है एवरेज निकालना सबका, जितने भी सैंपल है उसका मीडियन एवरेज इज निकालना मिडल मीन। वैल्यू। मीन मोड में मैम सारे का एवरेज करके फिर फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा हो मैम, देखिए, जो भी। मीन मीडियन मोड जितना भी चीज है ना, ये सारा मिडिल वैल्यू निकालता है। ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आपके रिसर्च डिजाइन पे, आपके रिसर्च टॉपिक पे, कि आपको अप्लाई क्या करना है, मीन करना है। इसमें देखिए आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट जो मैं पढ़ाई थी ना, इसमें कल मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी। ठीक है। कि किसमें कौन से मेजरमेंट में कौन सा चीज यूज होता है। ठीक है। हम हमेशा एक मिडिल वैल्यू निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं मीन मीडियन मोड के थ्रू। ठीक है। अब देखिए ये बताइए, मीन मीडियन मोड तो आपका सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। मेजर्स ऑफ स्प्रेड का क्या मतलब होता है? रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं इसलिए पूछ रही मैम हूँ फिर। ये हमारे जो दो वेरिएबल्स होते हैं लाइक उनके बीच में जो गैप होता है, उनके रिजल्ट के बीच में जो गैप आता है वो वेरिएंस है। हाँ ऐसा कह सकते हैं कि जो है जो गैप आता है, जैसे मान लीजिए इसलिए मैं ये सब पूछ रही हूँ। यानी तो कल मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, यानी तो फिर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ाऊंगी। तो अब आपको ये बताइए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊं कि बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ाऊं? मैम बेसिक मैम से थोड़ा चलेगा, बेसिक क्लियर हो ले जाएगा। लीजिए, जैसे कि हमको मैम अभी याद बेसिक नहीं है।
अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो कल मैं क्या क्या करूंगी, कल मैं आपको बेसिक से ही पढ़ाऊंगी ये सारी चीजें, ठीक है। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि स्टैटिस्टिक क्या होता है, और ये स्टैटिस्टिक्स और ये आपका डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक, ये सारी चीज पे पहले पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ही फिर मैं आपको स्टैट्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है, ठीक है ना। मीन मीडियन मोड सब कुछ अगर हो सकता है तो घर से पढ़ के आइएगा। मीन मीडियन मोड ये तीनों एवरेज निकालने के काम में आता है। रेंज वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि एवरेज निकालने के बाद का भी जो गैप रहता है, मान लीजिए जैसे कोई छोटा है, बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, कल मैं एग्जांपल देके बता दूंगी आपको कि ये सब चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे बेसिक चीज तो आगे भी फिर नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये कल सारा मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद फिर जो है हम कल से स्टैटिस्टिक स्टार्ट कर देंगे कि स्टैट्स क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ये सारा चीज, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है। तो कल मैं ये आपको स्टार्ट करूंगी। कल थोड़ा सा स्टैट्स पढ़ के आइएगा, मीन मीडियन मोड ये सारी चीजें, ताकि हम थोड़ा जल्दी कवर अप कर ले, ठीक है। क्लियर है सभी को? बाकी इधर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए कि बायस नहीं समझ में आया हो या रिसर्च डिजाइन नहीं समझ में आया हो। देखिए सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस इसका याद रखिएगा एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत चीज पढ़ लिया है हमने, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप एग्जाम्पल ही भूल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, बहुत ही कम शब्दों में, बिल्कुल आपके सूत्र के तरह बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें बस अपने दिमाग में रखिएगा। विद इन ग्रुप, बिटवीन ग्रुप, नॉन एक्सपेरिमेंटल में जो है मेरा क्या क्या आ रहा है, सर्वे आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन आ रहा है, केस स्टडी डिजाइन आ रहा है, ठीक है। मैम हाँ मैम ये पीडीएफ आप सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ कर दूंगी सर, ठीक है। मैम रिसर्च रिलेटेड जो भी आपने पीडीएफ है पीडीएफ प्लीज सेंड आप कर सेंड चुके कर हैं क्या दीजिएगा। पहले? एक कोई बार तो पीडीएफ हो सेंड चुका है, करें नहीं नहीं, आपको? एक बार तो हो चुका है पीडीएफ सेंड, मुझे पता है। मैं फिर से एक बार खुद से कर दूंगी आपको पीडीएफ सेंड, ठीक जी है। मैम, थैंक यू मैम। तो ये सारी चीजें ध्यान ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग पढ़ाई करते हैं तो ये चीज दिमाग में रहेगा, तो क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक आंसर आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन में एक आंसर दिया हुआ है, बस आपको जो 3 ऑप्शन है उसको हटाना होता है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो है क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। और मैम आज ही कर दीजिएगा अभी अच्छा थोड़ी मुझे, देर में। हाँ कल मैं आपको ये बता रही थी ना इंटरव्यू के बारे में। चलिए प्रेयर करवा लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको डिस्कस करती हूँ आप सभी से, ठीक है। प्रेयर कोई करवा दीजिए, फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस करके उसके बाद फिर क्लास ओवर कर दूंगी। श्वेता जी, श्वेता गुप्ता। मैं करवा दूं क्या? हाँ हाँ, आप करवा दीजिए क्लोजिंग पे। कमर गर्दन सीधी करके बैठिए, लंबी गहरी सांस लेंगे, एक बार ओम का उच्चारण सर्वे भवन्तु सुखिनः पे पाठ करेंगे। लंबी श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण, ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब करके अपने चेहरे पे स्पर्श करके धीरे से मुस्कुराते हुए सहजता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। हरिओम, सभी को धन्यवाद। चलिए, थैंक यू नायक जी। अच्छा, मेरे पास ना कुछ कॉल्स आए थे, इंटरव्यू कॉल्स, कल मैं आपसे डिस्कस भी की थी। तो आप लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, जब भी आप कोई इंटरव्यू देते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो आपके पास आपके टॉपिक का डेटा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने डायबिटीज के ऊपर किया हुआ है, तो आपके पास अगर आप ये बोलिए कि डायबिटीज में ऐसा होता है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये योगा दे रहे हैं, तो ये एक इफेक्टिव तरीका नहीं होता है बोलने का। लेकिन आप ऐसे बोलते हैं कि हाँ, इंडिया जैसे कंट्री में इतने पेशेंट है डायबिटीज के, बच्चों को भी डायबिटीज हो रहा है, मतलब एक आप ग्राफ लेके बात करते हैं, एक आप नंबर लेके बात कर रहे हैं कि WHO के हिसाब से ऐसा देखा गया है, ये डेटा है, ठीक है। और इतने लोग जो है
मीन्स एक आपके पास डेटा होना चाहिए। जब भी आप कोई भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं या लिखते हैं या आपसे पूछा जाता है, तो आपके रिसर्च के टॉपिक का डेटा होना बहुत ज़रूरी है। और डेटा एक वैलिड सोर्स से होना चाहिए। जैसे बच्चों का कर रहे हैं तो यूनिसेफ से हो गया, कोई बीमारी पे कर रहे हैं तो WHO के पे हो गया। मतलब एक वैलिड सोर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी आर्टिकल का उठा के अपने डेटा पे बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है, आपके पास एक वैलिड डेटा होना चाहिए उस रिसर्च टॉपिक, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस डेटा के ऊपर बात करें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैम इंटरव्यू के लिए तो हमें सिनेप्सिस में जाना पड़ेगा या क्या? नहीं, जैसे इंटरव्यू के लिए कभी भी कुछ भी आंसर करते हैं ना आप, तो उसके लिए आपको जो है मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक डेटा पे, मतलब एक आप अपने टॉपिक को इतना स्ट्रांग रखिए कि आपको डेटा आपके मुंह पे होना चाहिए। कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं या ऐसा टॉपिक, इस तरह से बहुत सारा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्रिटिकल एनालिसिस है ना आपकी, आपको एक बच्चे की तरह जवाब नहीं देना, आपको एक रिसर्च स्कॉलर की तरह जवाब देना है। तो आपको अपना डेटा पता होना चाहिए कि आप उस चीज पे क्यों रिसर्च करना चाहती हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरे से कोई पूछे कि आपने एडोलेसेंट ही क्यों लिया, कुछ और भी ले सकती थी। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है यूनिसेफ के हिसाब से कि इंडिया में हर 5वां बच्चा, मतलब हर 5वां आदमी जो है एडोलेसेंट है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि WHO के डेटा के हिसाब से ऐसा है, या यूनिसेफ के, मतलब कोई एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा से अगर आप उसका डेटा रेफरेंस देके जो है कुछ इंटरव्यू देते हैं या लिखते हैं कुछ भी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों है। एक वैलिड रीजन, एक रिसर्चर की तरह आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मेरे पास 4-5 कॉल्स आए थे, तो मैं सोची ये चीज आपके सबके साथ डिस्कस कर लूं। तो जब भी आप इंटरव्यू दे, आपके टॉपिक के ऊपर पूरा कमांड, क्यों कर रहे हैं, इसी चीज को आपने क्यों अपना इंक्लूड किया, और भी प्रॉब्लम है इंडिया में, इसी को क्यों लिया। तो जो भी ये घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन है, आंसर एक ही होता है। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैम तो डेटा हमारा क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो तो ज्यादा मतलब हाँ, ज्यादा अच्छा रहता है डेटा हमेशा क्वांटिटेटिव में, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। कुछ जी। भी मान लीजिए आप डायबिटिक पे ही कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, ऑलरेडी इतना सारा रिसर्च हो गया, आपके रिसर्च में ऐसा यूनिकनेस क्या है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो आपको एज अ रिसर्चर जवाब देना है। ठीक है, हर का लेवल होता है ना, MSc का एक लेवल होता है, BSc का एक लेवल होता है। तो आप रिसर्च कर रहे हैं तो डेटा आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक है आपका, उस टॉपिक पे हमारा डेटा क्या है, कितने लोग इस चीज से पीड़ित है, फ्यूचर में क्या प्रिडिक्शन किया गया है कि कितने डायबिटिक लोग होंगे, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम है। मेरा क्या है, मेरा जो रिसर्च है ये यूनिक कैसे है, मतलब आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, ये बहुत इफेक्टिव होता है, ये बहुत इफेक्टिव इंटरव्यू होता है जब आप एक डेटा के साथ बात करती हैं। ठीक है, तो सामने वाले को भी लगता है कि आप कुछ पढ़ लिख के आए हैं, पढ़ाई करके आए हैं, या डीप स्टडी करके आए हैं। तो मैम ठीक अगर है, कोई का मतलब किसी डिजीज पे ना हो, नॉर्मल हेल्थ बीइंग पे होता है, जैसे मैंने हाँ अपना हाँ स्क्रिप्ट जो लिया था वो मेरा था जस्ट इफेक्ट ऑफ IDY प्रैक्टिसेस, मतलब जो IDY इंटरनेशनल योगा डे प्रोटोकॉल है ऑन हम्म फीमेल्स अंडर कोविड प्रेशर। मतलब जस्ट हम्म। नॉर्मल टाइम पे कोविड चल रहा था तो कोविड प्रेशर के अंडर डाला, बट वो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं जो हम सभी लोगों को दे सकते हैं, मतलब एज ऑफ 18 to 80 कितने भी कोविड, दे सकते हैं। साक्षी देखो क्या होता है, अगर कोविड का अभी कोई मतलब नहीं है, जब तक कोविड था तब तक कोविड रिसर्च बहुत अच्छा था। ठीक है, कोविड चला गया तो मतलब वो रिसर्च भी फिर बेकार हो गया, क्योंकि वो पार्टिसिपेंट कोई पॉपुलेशन नहीं रहा ना कोविड का। हो तो सकता है प्रिडिक्शन मैम हो वैसे फिर से, उसमें हाँ। ऐसा नहीं था कि कोविड पेशेंट्स के लिए हमें करना है, उसमें था कि अंडर कोविड प्रेशर फीमेल्स के कुछ अलग अलग वेरिएबल जैसे मैंने लिए थे, इमोशन, स्लीप क्वालिटी, हम्म। एंजाइटी वगैरह, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ा, जस्ट ये चीज। तो फिर अभी तो मतलब वो स्पेसिफिकली पेशेंट्स के लिए तो था नहीं, तो वो चीज अभी भी वैलिड नहीं होगी फिर, अगर मैं बाद में उनको ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि हम कि तो मतलब। इसको कोविड से मत इंक्लूड करो, इसमें कोविड वर्ड मत यूज करो, इसमें तो ना मैम कोविड वर्ड मत यूज करो, क्योंकि देखो कोविड का रिसर्च कोविड तक ही जो है बहुत फेमस था, कोविड खत्म होने के बाद फिर वो खत्म हो गया। अभी तक जितने भी हम लोग की यूनिवर्सिटी का यही हाल है, जो लोग कोविड पे कर रहे थे, जिनका पेपर पब्लिश नहीं हुआ, फिर वो रिसर्च अब बोला जा रहा है कि उसको रोक देने के लिए। ठीक है, तो जो करंट सिचुएशन में जब कोविड था तब पेपर बहुत पब्लिश हो रहा था, उसकी बहुत डिमांड थी, लेकिन अब क्या है कि अब कोविड चला गया है। ठीक है, उस रिसर्च की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में फिर से कुछ ऐसा हो, तो हो सकता है कि हमारा जो है ये रिसर्च फ्रूटफुल रहे। तो अभी अगर हम इंटरव्यू के लिए ऐसे जाते हैं तो हम लोग को फिर ये वाला हाँ, सिनॉप्सिस ये नहीं जैसे लगाना।
नहीं नहीं नहीं, ये सिनॉप्सिस दो, क्योंकि जब तुमने सिनॉप्सिस बनाया था तो कोविड था उस टाइम में। यस मैम। ठीक है, तो उस अभी टाइम कोविड इसको था। यूज कर सकते हैं और फिर उन्हें बोल सकते हैं कि आगे मतलब हम लोग इसको कोविड वाली जो चीज है उसको हटा सकते हैं, या फिर जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल, कोविड हटा करके जो है उसमें किसी और इसमें लो डिमेंशिया हो गया या कुछ इस तरह की, जो आजकल भूलने की बीमारी बहुत, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग हो गए हैं तो आजकल भूलने की बीमारी बहुत हो रही है। ठीक है, डिमेंशिया टाइप हो गया, उसके बाद फिर बहुत 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 सारा वेरिएबल है इसमें, तुमको मिल मिल जाएगा। लेकिन जो कोविड का एमएससी डेजिटेशन तक ठीक है, लेकिन अगर आगे रिसर्च करना है तो कोविड को मत दिमाग में रखो, क्योंकि कोविड की सिचुएशन चली गई है, अब कोविड नहीं है। ठीक है, अभी जो जितने भी रिसर्च स्कॉलर कोविड पे कर रहे थे उनको बोला जा रहा है कि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोविड नहीं है ना अभी। जब कोविड था तो बहुत अच्छा था उस समय, कि चलो अभी रिसर्च मतलब करंट सिचुएशन में कोविड हो रहा है, बहुत सारी चीजों को पता करना है, बिल्कुल न्यू टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अभी नहीं। तो मैम ऐसी कंडीशन में रिसर्चर का क्या होता होगा, जो मतलब बीच में नहीं, ही तो जो वेरिएबल चेंज करना होता है, जैसे कि कुछ ऐसा वेरिएबल डालना होता है या टॉपिक को ऐसे चेंज करना होता है जो करंट सिचुएशन को दिखाए, जो रिलीवेंट हो टॉपिक। क्योंकि जब वो पेशेंट ही नहीं है तो उस पर हम रिसर्च करके क्या कैसे करेंगे रिसर्च। मान लीजिए कि हम कोविड पे करना चाह रहे हैं, तो अब कोविड तो है ही नहीं, हम कहाँ से कोविड का सैंपल लेके आएंगे। ठीक है, यानी तो हम क्योंकि अगर इनको इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको सैंपल सबसे बड़ी, हम जब भी आप रिसर्च करते हैं ना तो सैंपल बहुत बड़ा जो है मैटर करता है, कि आप सैंपल कहाँ से लेंगे, आपका सैंपल क्या है। ठीक है, आपकी उस सैंपल तक पहुंच कितनी है। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान रखते हुए, इसलिए मैं बोलती हूँ कि थ्योरी में पढ़ना और प्रैक्टिकली करना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, इस इन सब चीजों के कारण ही। तो कभी भी कोई रिसर्च करे तो सारी प्रोस्पेक्टिव से सोच के रिसर्च करे। ठीक है, तो मैम वो सिनॉप्सिस अभी वैलिड नहीं होगा, मतलब अब हमें हैव नहीं टू नहीं, वो मेक न्यू सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस। वैलिड है, वो सिनॉप्सिस वैलिड है, क्योंकि वो हो चुका है ना। यस जब मैम। हाँ, तो वो सिनॉप्सिस वैलिड है, लेकिन उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए उसको कुछ उसके वेरिएबल्स को चेंज चेंज कर दो। हाँ तो मतलब बता सकते हैं, मतलब वो चीज हमें एक्सप्लेन करनी होगी, जस्ट सिनॉप्सिस हम ये वाला दिखा सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि उस ओके समय मैम, कोविड ओके। सिचुएशन था तो मैंने किया था, और अब हाँ कंटिन्यूएशन करने के लिए उसके वेरिएबल्स को चेंज चेंज कर देना, वो तो तुम्हारे ऊपर है कि क्या करना है। ओके ठीक ओके ओके। थैंक यू थैंक है, ओके। ठीक है, सबको क्लियर है। तो कभी भी आप इंटरव्यू देते हैं या कुछ भी देते हैं तो डेटा के ऊपर बात कीजिए। ठीक है, कि उसमें डेटा क्या है, उसमें उस चीज में रिसर्च करने की जरूरत क्यों है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी था। बाकी कोई डाउट होगा, कुछ होगा तो हम लोग क्लास में डिस्कशन कर लिया करेंगे एक बार। ठीक है, कल से ठीक स्टैट्स है। में पढ़ा रही हूँ, स्टैट्स में कल बेसिक से पढ़ाऊंगी, कुछ आप भी पढ़ के आएंगे। ठीक है, मैम नोट्स भेजने बोल दीजिए ना, इसका नोट्स छूटते मैं जा खुद ही रहे हैं। डाल दूंगी नोट्स, खुद ही डाल दूंगी लक्ष्मी जी। पुराने ठीक है, नोट्स भी नहीं मिले हैं मैम। नहीं पुराने नोट्स नहीं मिले हैं आप लोगों को, मिले हैं, मैं नहीं पिछले मैम, क्लास। कोई भी नहीं मिला है। एक ही साथ डाल दीजिए मैम, जैसे अभी का और पुराना वाला अच्छा एक ठीक ही है ठीक बार है में ठीक है आवाज ही। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक साथ ही डाल दूंगी। हाँ ठीक है, जी, थैंक यू। चलिए, ओके ओके। थैंक यू मैम हरिओम।